नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर पिछले वाला क्लास में जिस प्रकार से हम लोग बोले थे कि हम लोग ऐसे पूरा 1498 से लेकर टोटल 1947 तक सारी चीज को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हुए हैं और उसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग तो उस चीज को बहुत ही हम लोग अगर कहा जाए तो लमसम हम लोग एक एक पार्ट को अगर अच्छी तरह से पढ़े तो 2 से 3 घंटे की वीडियो हम लोग को चली जाएगी। इसीलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं आप लोगों से जो बोला था कि लगातार हम लोग 1 से 1.5 घंटा में खत्म कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों हम लोग उसको लगता है कि कहीं 3 से 4 पार्ट में उसको बांट के पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों, आज हम लोग एक पार्ट आज हम लोग का क्लास होगा, जिसमें से दोस्तों हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, 4 टॉपिक को कवर करेंगे। कौन कौन सी चीज है उन सारे चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो भी टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे उन सारे टॉपिक में दोस्तों हम लोग डीपली तो नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पहले ही कह चुके हैं कि डीपली नहीं पढ़ना है। हम लोग सिर्फ उन लोग को मुख्य मुख्य टॉपिक को जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कब क्या हुआ था या नहीं हुआ था, उन सारी चीज को हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और दोस्तों, अपने दोस्तों तक भी जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस टॉपिक को, आज के इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि आज हम लोग का क्लास 1498 से 1947 तक के ये क्लास हम लोग को महासंग्राम चलने वाला है। आज से प्रारंभ हो गया है। ठीक है, हम लोगों का यह युद्ध प्रारंभ हो गया है, जिसको कहते हैं महासंग्राम। पूरा एक इस महासंग्राम में दोस्तों हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जितनी भी प्रकार से जितनी भी विरोध या विद्रोह हुआ, शिक्षा के आधार पर हो गया, समाज के आधार पर हो गया, हमारे देश में यूरोपीय साम्राज्य कैसे आए, कब आए, उन लोगों का विस्तार हमारे भारत में कैसे हुआ, इन सारी चीज को हर जगह क्या हमारा उदारवादी युग हुआ, उग्रवादी युग हुआ, गांधीवादी युग हुआ, भारत हमारा देश फिर स्वतंत्र कैसे हुआ, उन सारी चीज को दोस्तों हम लोग इस टॉपिक के अंदर में 1498 से 1947 के अंदर हम लोग कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बताया मुख्य टॉपिक, उन सारी चीज को हम लोग फिर धीरे धीरे मुख्य टॉपिक करके फिर धीरे धीरे पूरे डीपली तरीके से अच्छा से पढ़ेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग कुछ क्लास कर चुके हैं कर्नाटक का, जैसे भारत में यूरोपियों का आगमन से सारी चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और दोस्तों, और ब्रिटिश का विस्तार कि हमारे भारत देश में ब्रिटिश की शक्ति का विस्तार किस प्रकार से विस्तार हो रहा था, उन सारे चीज को भी हम लोग कुछ ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ भी हम लोग कवर कर चुके हैं विस्तार के बारे में। और उसके आगे दोस्तों हम फिर पढ़ने वाले जो बोले थे हम लोग कि इसके बाद कर्नाटक के तीसरा युद्ध के बाद प्लासी का युद्ध को पढ़ेंगे। ठीक है, कर्नाटक के तीसरा युद्ध के बाद हम लोग प्लासी के युद्ध को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से युद्ध हुआ था और उन लोगों ने अपने क्षेत्र विस्तार किस प्रकार से कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे और इस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दोस्तों 1498 यहाँ पे है, लेकिन 1498 में आया था कौन, लेकिन इससे पहले भी हमारा भारत देश में कोई आया है या नहीं आया, इसके बारे में आया तो नहीं था, लेकिन कोई भी हमारा भारत देश को खोज के लिए कोई आया था, इस चीज को हम लोग को पढ़ना है। तो दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे कि 1492 में स्पेन का एक व्यक्ति जिसका नाम था कोलंबस, इस कोलंबस नामक व्यक्ति ने, ये स्पेन का था, ठीक है, स्पेन का था, इस व्यक्ति ने हमारे भारत देश की खोज के लिए निकल पड़ा। लेकिन दोस्तों, यहाँ अपना राह भटक गया, रास्ता को भूल गया और वापस यहाँ भारत ना करके कहाँ चल गया था, अमेरिका। और 1492 में अमेरिका की जगह पे खोज किया था। इससे पहले लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग कहा जाए, एक और व्यक्ति पुर्तगाल का था, जो कि 1486 ईस्वी में, ठीक है, 1486 ईस्वी में भारत आया था। भारत आया नहीं था बल्कि भारत की खोज के लिए निकल पड़ा था। लेकिन यह भी हमारा भारत देश में नहीं आ सका और कहीं और चला गया था। ठीक है, और कहाँ चला गया था इसका कोई अता पता नहीं था। इसका नाम दोस्तों नाविक बार्थोलोमेव था।
ठीक है, नाविक आर्टिलरी था। इस नाविक आर्टिलरी व्यक्ति ने 1486 ईस्वी में, ठीक है, 1486 ईस्वी में दोस्तों यह सो हमारा भारत देश की खोज के लिए निकल पड़ा था, परंतु हमारा भारत देश में नहीं पहुंच पाया था और किसी और स्थान पे चला गया था। यह भी व्यक्ति दोस्तों पुर्तगाल से था, पुर्तगाल से, जो पहले प्रथम बार 1498 में वही देश का लोग आए हुए। कहां का था? पुर्तगाल का था। कोलंबस दोस्तों स्पेन का था, ठीक है, स्पेन का था। और उसके बाद दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक व्यक्ति पुर्तगाली से भारत निकला था, भारत की खोज के लिए। और दोस्तों मई 1498 में भारत पहुंच गया था। और दोस्तों भारत पहुंचने का इसका रहा था वास्को डी गामा जो है अब्दुल मलिक की सहायता से, ठीक है, अब्दुल मलिक की सहायता से गुजरात के कालिकट नामक स्थान पर सबसे पहले पहुंचा। और वहां का उसमें का शासक दोस्तों जेमरैन था, जिसको दोस्तों सामूरी के नाम से भी जाना जाता है। जेमरैन या सामूरी कुछ भी एग्जाम में दे सकता है दोस्तों, इसलिए दोनों नाम को हम लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। उस समय का शासक कालिकट का कौन था दोस्तों? जेमरैन था, जिसको सामूरी नाम से जाना जाता है। उसके दरबार में वास्को डी गामा गए थे। उसके बाद दोस्तों अगर कहा जाए तो 1602 ईस्वी में हमारा भारत देश में डच लोग आए हुए थे। 1602 ईस्वी में हमारा भारत देश में डच लोग आए हुए थे। इसके बाद दोस्तों 1608 ईस्वी में हमारे भारत देश में अंग्रेज अर्थात ब्रिटेन के वासियों लोग अंग्रेज लोग भारत आए थे। कब? 1608 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन है, हम लोग अब पढ़ेंगे कि क्या कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये सारा इस चीज को इसके बाद भी मैं बताऊंगा, उस चीज को सारे लोग नहीं बताते, ठीक है। डायरेक्ट कहते हैं कि 1608 ईस्वी में कौन? अंग्रेज लोग आ गए थे। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी कब? 1599 ईस्वी में एक व्यक्ति हमारे भारत देश में अंग्रेज आया था, जिसका नाम था हिमिल्टन। हिमलैंड, ठीक है। इस हिमलैंड नामक व्यक्ति ने हमारे भारत देश में कब? 1599 ईस्वी में आया था। और आने के पश्चात दोस्तों इन लोगों ने सबसे पहले यही हिमलैंड व्यक्ति ने भारत में आकर के ऐसे भारत के सारी चीज को देख करके, सामाजिक हो आर्थिक हो, सारी चीज को देख करके अंग्रेज को वहां पे ऐसे इंफॉर्मेशन किया। और उसके बाद दोस्तों वहां पे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। ये नहीं दोस्तों डायरेक्ट ऐसे स्थापना किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए हिमलैंड को भेजा गया था 1599 में। तब ये आकर के यहाँ पर देखे तो पता चला कि हमारा भारत देश में क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि हमारा भारत देश में जो अपने भाई हैं वे एक दूसरे को लाठी से या कुल्हाड़ी से काटी कर रहे हैं, ठीक है, काटी कर रहे हैं। अपने बहन है वो झोटी पूरे इतना ज्यादा कर रही है कि पूरा माने कि एक जरा सा भी एक पॉइंट भी नहीं मिला था उन लोगों को कि हमारा भारत देश में एकता की भावना है। इस चीज को दोस्तों जब पता चला अंग्रेजों को, तब उन्होंने क्या किया? इंफॉर्मेशन कर दिया। 1600 ईस्वी में अंग्रेज लोग ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए। और हमारा भारत देश में कब? 1608 ईस्वी में अंग्रेज ने हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आ गए थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों 1616 ईस्वी, ठीक है। 1616 ईस्वी में कौन आया था? तो दोस्तों 1616 ईस्वी में डेनिश लोग हमारे भारत देश में आए हुए थे। हमारे भारत देश में 1616 ईस्वी में डेनिश लोग भारत आए हुए थे। और दोस्तों इन डेनिश लोग की बात कहा जाए तो डेनिश लोग ज्यादा उतना अपने शक्ति का विस्तार नहीं कर पाए थे, अपने क्षेत्र विस्तार नहीं कर पाए थे। और इन्होंने दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आए तब तो त्रेंकोवार, ठीक है, जो तमिलनाडु का क्षेत्र था, त्रेंकोवार में अपना पहला कोठी खोले थे, ठीक है। तो डेनिश लोगों ने सबसे पहला कोठी कहाँ? त्रेंकोवार तमिलनाडु में खोले थे। और अंग्रेज लोग दोस्तों सबसे पहला कोठी सूरत में 1613 ईस्वी में खोले थे। लेकिन दोस्तों अगर खोल तो दिए थे 1613 में, लेकिन परंतु पूरी अच्छी तरीके से संपूर्ण कहा जाए तो उनको उस समय नहीं हो पाया था। और 1615 ईस्वी में उन लोगों ने पूरा अच्छा तरीका से कोठी का निर्माण करके किलेबंदी भी 1615 ईस्वी में कर लिए थे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे आ जाता है 1664 ईस्वी में।
1664 ईस्वी में कौन आया था? तो दोस्तों फ्रांस की बात आप लोग जानते ही होंगे, फ्रांसीसी, जिसमें से दोस्तों हम लोग अभी उसी के बारे में पढ़ रहे थे, सो कर्नाटक का युद्ध में, ठीक है। कर्नाटक के युद्ध में हम पढ़े थे, ये फ्रांसीसी और अंग्रेज के दोनों में मुकाबला चल रहा था। तो फ्रांसीसी कब? 1664 ईस्वी में भारत आए हुए थे। तो दोस्तों ये था हम लोगों का एक टॉपिक जिसको कहते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है। भारत में यूरोपियों का आगमन, ये टॉपिक हम लोगों का था। यह टॉपिक दोस्तों समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार फिर इन सारी चीज को रिवीजन करवाता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या है कि 1492 ईस्वी में कौन? कोलंबस नामक व्यक्ति ने हमारे भारत देश की खोज के लिए निकले थे। और 1486 ईस्वी में दोस्तों नाविक आर्थोलेमियो ने, ठीक है, नाविक आर्थोलेमियो ने जो पुर्तगाल का था, उन्होंने भी निकले थे, लेकिन दोस्तों हमारे भारत देश की खोज इन्होंने भी नहीं कर सके थे। और कोलंबस स्पेन के व्यक्ति थे, ठीक है। और इन्होंने जाकर के 1492 में कहा अमेरिका की खोज कर दिए थे। उसके बाद दोस्तों 1698 ईस्वी में हमारे भारत देश की खोज के लिए पुर्तगाल से वास्को डी गामा नामक व्यक्ति निकले थे। और मई 1498 में अब्दुल मलिक की सहायता से गुजरात के कालीकट में पहुंचे थे। और सबसे पहले उन्होंने वहां पर पहुंचने के बाद वहां का शासक जमरैन के पास, जिसको सामरिक कहा जाता है, उनके पास गए थे। उसके बाद दोस्तों 1602 ईस्वी में यहाँ पे डच लोग आए थे। 1602 ईस्वी में डच लोग आए थे। और 1608 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेज लोग आए थे। लेकिन दोस्तों इसी इन सभी अंग्रेजों से पहले जो 1608 ईस्वी में हॉकिंस के नेतृत्व में आए थे, इन लोगों से पहले दोस्तों 1599 ईस्वी में हिमलड व्यक्ति ने एक अंग्रेज आए थे जो इंफॉर्मेशन यहाँ से दिया था। उसके बाद दोस्तों 1616 ईस्वी में डेनिश लोग आए थे। कौन? 1616 ईस्वी में डेनिश लोग आए थे। और उसके बाद अंतिम में दोस्तों 1664 में फ्रांसीसी लोग भारत आए हुए थे। तो दोस्तों ये था हम लोग को एक टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, जब तक दोस्तों मैं आप लोग यहाँ पे इन सारी चीज को हटाता हूँ, तब तक दोस्तों आप लोग इन सारी चीज को एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब तुम बोलोगे दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग इतना सारा जो पढ़ लिए हैं, इन लोगों का डिफिनेशन कब? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताया कि डिफिनेशन इन सारी चीज का हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि ये लोग भारत आए, उसके बाद किस प्रकार से अपना कोठी खोले, कैसे क्या किए, कहाँ पर किस प्रकार से मुकाबला किए, इन सारी चीज को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जो दोस्तों जो व्यक्ति लोग इन सारी चीज का डिफिनेशन अभी तक नहीं पढ़े हुए, इन सारी चीज को अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, तो दोस्तों आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाइए। प्ले लिस्ट में दोस्तों मौजूद है सारी वीडियो, उन सारी वीडियो को जरूर जाकर के देखिए। अब हम लोग जानते हैं कि दोस्तों हमारा भारत देश में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे हुआ, ठीक है। ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे हुआ, दूसरा पॉइंट है, ठीक। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार कैसे हुआ। तो दोस्तों हम लोग अच्छी तरीके से जान रहे होंगे ब्रिटिश शक्ति का विस्तार में हम लोग सबसे पहले पढ़े हुए हैं एक कर्नाटक का युद्ध, ठीक है। कर्नाटक का युद्ध, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध, इस प्रकार से 3 युद्ध को पढ़े हुए हैं। और कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ है दोस्तों, जो कर्नाटक का, ठीक है। अब बोलोगे दोस्तों मैं आप लोगों को सारा चीज यहाँ पे बोर्ड पे लिख के दिखाऊं, तो दोस्तों मैं सारी चीज बोर्ड पे लिख के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग जान नहीं रहे हो कि हम लोग ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते। शॉर्ट वीडियो जहां तक हो वहां तक अच्छी तरीके से सीखे। दोस्तों हम लोगों को लिखा हुआ नहीं, बस दिमाग में हम लोग को सेव करना है, जो कि दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी तरीके से दिमाग में सेव करना है तो दोस्तों बिना टेंशन मुक्त हुए, ठीक है, टेंशन मुक्त होकर के आराम से ऐसे मेरी आवाज भी सुनिए और ध्यान से सुनिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता है दोस्तों तो 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, उसके बाद दोस्तों कंफर्म है आप लोगों को दिमाग में, ठीक है। दोस्तों दिमाग में इतना अच्छे तरीके से सेव हो जाएगा, कभी निकलने का नाम ही नहीं लेगा। तो दोस्तों कर्नाटक का पहला युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 तक चला था, ठीक है। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 तक चला था। इस युद्ध को दोस्तों सैंट टोमे का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। इस युद्ध को कौन सा युद्ध? सैंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध दोस्तों एक्स-लैपल की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। कौन सा? मेरे साथ साथ बोलिए दोस्तों एक बार, ठीक है, धीरे धीरे आराम से मेरे साथ साथ एक बार जरूर से बोलिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध दोस्तों 1746 से 1748 तक चला। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक चला, जिस युद्ध को दोस्तों सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। 1746 से 1748 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध का चला, जिसको दोस्तों सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध दोस्तों एक्स-ला, ठीक है,
एक्स-लास शैपेल की संधि से समाप्त हुआ था। कौन सा संधि? तो दोस्तों एक्स-लास शैपेल की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक का दूसरा युद्ध दोस्तों 1749 से 1754 तक चला था। 1749 से 1754 तक चला था। इस संधि को दोस्तों अंबुर का युद्ध कहा जाता है। क्या? कौन सा युद्ध? इस युद्ध को अंबुर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध यह दोस्तों पांडिचेरी की संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था। कौन सा संधि? तो दोस्तों पांडिचेरी की संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 1757 से 1763 तक। इस युद्ध को दोस्तों कर्नाटक का तीसरा युद्ध कब से? तो दोस्तों 1757 से 1763 तक चला था। इस युद्ध को दोस्तों वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। कौन सा? तो वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध दोस्तों पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। कौन सा संधि? तो दोस्तों पेरिस की संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। दोस्तों एक बार मेरे साथ साथ धीरे धीरे आराम से बोलिए, ठीक है? आंख बंद कीजिए और सिर्फ मेरे साथ मेरी आवाज को सुनिए और मेरी ध्वनि को जब आपके कानों तक चल जाती है उसके बाद एक बार आप जरूर बोलिए। कर्नाटक का पहला युद्ध 1746 से 1748 तक चला, जिस युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध है सो एक्स-लास शैपेल की संधि से समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कर्नाटक का दूसरा युद्ध। यह युद्ध 1749 से 1754 तक चला था। 1749 से 1754 तक चला था। इस युद्ध को अंबुर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को अंबुर का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। और नेक्स्ट यह है कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो दोस्तों 1757 से 1763 तक चला था। इस युद्ध को दोस्तों वांडीवास का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध दोस्तों पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। तो दोस्तों ये तीनों हम लोग को अब यहाँ पे जरा सा भी कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को जरा सा अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ कि मैं जब कर्नाटक का तीसरा युद्ध मैंने पढ़ाया हूँ, उसमें मैंने बताया भी है कि 1757 जो है ना, वहाँ पे बहुत सारे टीचर हो या बुक हो, बहुत सारे स्थान पे आप लोगों को यहाँ पे 1756 मिल जाएगा, ठीक है? तो 1756 मिल जाएगा। इस चीज को मैंने बताया है कि मैंने 1756 के स्थान पे 1757 क्यों बताया, 1756 क्यों है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1756 है, ये दोस्तों 1756 में यहाँ पे सो जर्मनी, ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में युद्ध प्रारंभ हुआ था। हमारे भारत देश में दोस्तों युद्ध प्रारंभ उस समय नहीं हुआ था। हमारे भारत देश में युद्ध प्रारंभ 1757 में स्टार्ट हुआ था। ये जो 1756 ईस्वी है ना, हमारे भारत देश में यहाँ पे नहीं हुआ था। यह युद्ध दोस्तों उसमें 1756 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ हुआ था। इसलिए दोस्तों कहीं कोई बुक में हो या कोई टीचर ऐसे होते हैं जो 1756 को बता देते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे अनुसार कहा जाए, अधिक से अधिक बुक में देखा जाए तो 1757 से 1763 लिया जाता है। दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि इस युद्ध को दोस्तों, ठीक है, इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? क्वेश्चन अगर पूछ देता है सप्तवर्षीय युद्ध किसको कहा जाता है, तो दोस्तों हम लोगों को वहाँ पे कहना पड़ेगा कर्नाटक का तीसरा युद्ध को। अगर ऑप्शन में कर्नाटक का तीसरा युद्ध ना है तो दोस्तों वहाँ पे रह सकता है अंबुर का युद्ध ऑप्शन में। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कर्नाटक का तीसरा युद्ध को कर्नाटक का तीसरा युद्ध कहा जाता है, दूसरा सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, तीसरा अंबुर का युद्ध कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ठीक है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, आंग्ल से अब हम लोग जानेंगे, ठीक है? अब पहला आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1767 से 1769 तक चला था। 1767 से 1769 तक चला था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1780 से 1784 तक चला था। 1780 से 1784 तक चला था। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1757 से 1784 तक चला। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1790 से 1792 तक चला। 1790 से 1792 तक चला तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1799 में चला था। कब? तो 1799 में दोस्तों यहाँ पे तीसरा
आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। अब इस 1799 से, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोग जरा सा 5 मिनट वेट कीजिएगा, क्योंकि 1799 में एक और इसी में और क्या हुआ था, ठीक है। तो कौन कौन सा कर्नाटक, ये सॉरी दोस्तों, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 1769 में हुआ था। और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों 1799 में हुआ था। तो ये दोस्तों हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध भी समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। तो हमारे की पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। आप बोलोगे दोस्तों इस आंग्ल मराठा युद्ध का कोई डिफिनेशन क्या है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार यही बोल रहा हूं कि हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बताया है कि हम लोग शुरू सिर्फ टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा युद्ध हुआ था, क्या क्या हुआ है, कौन कौन सा विद्रोह हुआ, इस चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं। और उन सारी चीज का एक एक करके डिफिनेशन दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी नहीं पढ़ेंगे, बस इस वीडियो के बाद धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे। और इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज और बता देता हूं कि इस आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले 23 जून, ठीक है, 23 जून 1757 के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे। अगर नहीं जानते हो तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट नहीं जानते हो वे लोग अच्छी तरह से जान ले कि 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध कौन किसके बीच में, तो सिराजुद्दौला, बंगाल के शासक सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच पलासी नदी के किनारे, ठीक है, पलासी नदी के किनारे हुआ था। तो दोस्तों ये यहाँ का एक और यहाँ पे पलासी का युद्ध और एक और दोस्तों यहाँ पे बक्सर का युद्ध। यह युद्ध दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कहीं कहीं देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 22 अक्टूबर के स्थान पे 23 अक्टूबर कहा जाता है, लेकिन खास तौर पर कहा जाए दोस्तों 23 अक्टूबर नहीं, लेकिन 22 अक्टूबर में यहाँ पे अधिकांश एनसीईआरटी बुक में कहा देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक में तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे 22 अक्टूबर ही रहता है। इसलिए दोस्तों हम लोग को मानना है कि बक्सर का युद्ध कब, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कहाँ पे, तो बिहार के बक्सर नामक जिला में हुआ था। कहाँ पे, तो बिहार के बक्सर नामक जिला में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध और 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों हम लोग कितना 3 4 3 7 7 और 2 9 युद्ध के बारे में पढ़ लिए हैं। और हम लोग दोस्तों यहाँ पे और तीन और युद्ध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम दोस्तों पहला आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध का कार्यकाल दोस्तों 1775 से 1782, कब से कब तक, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध का शासनकाल दोस्तों 1775 से 1782 है। उसके बाद दोस्तों दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 है। 1803 से 1806 दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1817 से 1818 ईस्वी तक है। 1817 से 1818 ईस्वी है। तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध तो दोस्तों 1775 से 1782, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818। तो दोस्तों ये था हम लोग को इतना टॉपिक, और एक 2 युद्ध और हो गया हम लोग को बच गया है, जिसके 2 युद्ध और लड़ने के पश्चात ब्रिटिश शक्ति का पूरे भारत देश में है सो विस्तार हो जाता है। इसके बाद तो कौन कौन सा है, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। पहला आंग्ल है सो सिख युद्ध, ठीक है, पहला आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। ये क्या था, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध था, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये क्या है, पहला आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पहला आंग्ल सिख युद्ध और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध का शासनकाल समझ दोस्तों 1845 से 1846 तक था। 1845 से 1846 पहला आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है। पहला आंग्ल सिख युद्ध कब, 1845 से 1846 और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध दोस्तों 1848 से 1849 था।
1848 से 1849 था। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पे दो टॉपिक क्लियर हो गया है। अब हम लोग चलेंगे तीसरा टॉपिक में। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहो तो इस सारी चीज को अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो दोस्तों फटाफट आप ले सकते हो, और एक बार ध्यान से देख लेना कि कौन कौन सा, सिर्फ इसमें देख के याद करना कि हम लोग इस ईस्वी में कौन कौन सा युद्ध हुआ था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसको यहाँ से हटाते हैं और तीसरा टॉपिक की ओर चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे तीसरा टॉपिक को चल करके आ रहे हैं। दोस्तों अब कहा जाए तीसरा टॉपिक है ये। अब हम लोग को इस प्रकार से कितना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग तो गाना सुने ही होंगे, लंका लिस्ट वाला, ठीक है, 10 लाख गाना और 10 लाख उधार और 10 लाख के चाहिए क्या, तो चौड़े के कार। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग को पूरा अभी लंका लिस्ट पढ़ना है। और लंका लिस्ट पढ़ना है तो बोरिंग करके नहीं दोस्तों, हम लोग को अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से दिमाग में सेव करके पढ़ना है। और दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर एक व्यक्ति अकेले में पढ़ोगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और अपने साथ साथ दोस्तों एक साथ बहुत सारे लोग पढ़ोगे बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टेड आएगा। इसलिए दोस्तों अपने दोस्तों तक जहां तक हो सके उतना दूर दूर तक अपनी इस वीडियो को दोस्तों शेयर कीजिए, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी इन सारी चीज का जानकारी देने की है सो उन लोगों को से रिक्वेस्ट कीजिए, ठीक है। यह भी कीजिए कि उन लोगों के ताकि अगर शेयर हो जाता है दोस्तों तो आप लोगों के साथ क्या होगा कि आप लोगों के साथ साथ वे लोग भी इन सारी चीजें से जानकारी से निपुण हो जाएंगे, ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से जान जाएंगे। अब हम लोग को यहाँ पर दोस्तों कि तीसरा टॉपिक, अब तीसरा टॉपिक में क्या है दोस्तों, हम लोग पहला टॉपिक पढ़े कि भारत में यूरोपीय का आगमन, दूसरा टॉपिक पढ़े कि ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। अब तीसरा टॉपिक पढ़ना भारत में शिक्षा का उदय एवं विकास, ठीक है। तीसरा टॉपिक नोट कीजिए, भारत में शिक्षा का उदय एवं विकास। अब यहाँ पे कैसे हुआ भारत में शिक्षा का उदय, कब से स्टार्ट हुआ और कब है इसका विकास कैसे हुआ, इन सारी चीज का भी हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा 1835 के बारे में। 1835 में दोस्तों एक लॉर्ड मैकाले था, उन्होंने 1835 में लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव आया था। 1835 में लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव आया था। इसी प्रस्ताव के जब यह प्रस्ताव आया था उसके बाद दोस्तों भारत में शिक्षा का उदय हुआ, उनके साथ साथ विकास की भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। और जब इसका प्रस्ताव नहीं आया था तो दोस्तों शिक्षा पर कोई वैसा प्रभाव नहीं पड़ा रहा था, शिक्षा पर कोई वैसा ध्यान नहीं देता था। तो कब से 1835 में लॉर्ड मेघालय का प्रस्ताव आया था। और दोस्तों एक और है 1854 में, 1854 में एक निर्देश पत्र चार्ल्स वुड, ठीक है, चार्ल्स वुड का एक निर्देश पत्र आया था, ठीक है, शिक्षा को लेकर के चार्ल्स वुड का एक निर्देश पत्र आया था जिसको दोस्तों भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे नोट कीजिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है। 1835 में लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव आया था, जो इसी समय से हमारे भारत देश में शिक्षा का उदय हुआ था। और 1854 में दोस्तों चार्ल्स वुड का 1854 में चार्ल्स वुड का एक निर्देश पत्र आया था, उसी निर्देश पत्र को है सो हमारे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, पूछ देगा कि हमारे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स वुड के निर्देश पत्र को कहा जाता है, जो कि कब 1854 में आया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग आते हैं 1882 1883 1882-83 में दोस्तों W हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है, W हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग को लाया गया था, ठीक है। 1882-83 में W हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग लाया गया था। अब इस हंटर आयोग को लाने का उद्देश्य यही था दोस्तों कि अगर 1835 में जब शिक्षा का उदय हुआ है उस समय से अभी तक में कितना विकास हुआ, किसी प्रकार से तो प्रभाव पड़ा हमारे देश में शिक्षा के लिए या नहीं पड़ा, उसकी जांच पड़ताल के लिए W हंटर की अध्यक्षता में ऐसे हंटर आयोग को लाया गया था।
अब इसके बाद दोस्तों 1904 ईस्वी में, ठीक है, 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक है, 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम हमारे भारत देश में आया था दोस्तों। इसके अध्यक्ष थे सर टॉमस रैले, ठीक है। 1940 में सर टॉमस रैले के नेतृत्व में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। किसके नेतृत्व में? तो सर टॉमस रैले के नेतृत्व में हमारे भारत देश में। ध्यान से सुनिएगा, 1904 में सर टॉमस रैले के नेतृत्व में हमारे भारत देश में भारतीय शिक्षा के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। अब उसके बाद है दोस्तों 1913 में, यहाँ पे 1913 में सरकारी प्रस्ताव आया था, यहाँ पे सरकार की तरफ से, ठीक है। सरकारी प्रस्ताव आया था, यहाँ पे सरकार की तरफ से 1913 में प्रस्ताव आया था कि शिक्षा किस प्रकार से दिया जाए या ना दिया जाए, इन सारी चीज के बारे में। इसके बारे में दोस्तों इन सारी चीज के बारे में हम लोग बोलेंगे कि लॉर्ड 1835 में मैकाले आया था प्रस्ताव, तो इसमें क्या क्या था। तो दोस्तों इन सारी चीज के बारे में हम लोग पूरा अच्छी तरीके से डेफिनेशन से पढ़ेंगे कि इसके प्रस्ताव में क्या था, इसका निर्देश पत्र क्या था, डब्ल्यू हंटर में था तो क्या किस लिए आया था, जैसे हम लोग हल्का सा पढ़ेंगे कि जांच पड़ताल क्या आया था। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था जो सर टॉमस रैले के नेतृत्व में। तो इसमें विश्वविद्यालय अधिनियम में क्या था, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1913 में सरकारी प्रस्ताव, ठीक है, सरकारी प्रस्ताव यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि 1917 और 1913, 1917 1919 में फेडरल आयोग आया था, ठीक है। 1917-19 में, सन 1917-1919 में फेडरल विश्वविद्यालय आयोग आया हुआ था, ठीक है। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आया था, उसी पर यहाँ पे 1917 और 1919 के बीच में फेडरल विश्वविद्यालय आयोग आया हुआ था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे कौन सा, तो 1917-1919 में फेडरल विश्वविद्यालय आयोग आया था। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में यहाँ पे हटर्ग समिति आया था, हटर्ग समिति आया था, हटर्ग समिति 1929 में, जिसका अध्यक्षता दोस्तों सर फिलिप हटर्ग की थी। 1929 ईस्वी में सर फिलिप हटर्ग के अध्यक्षता में हटर्ग समिति को लाया गया था, ठीक है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए 1929 में की कौन सा समिति दोस्तों, 1929 में सर फिलिप हटर्ग की अध्यक्षता में, सर फिलिप हटर्ग की अध्यक्षता में हटर्ग आयोग को लाया गया था। अब यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे एक और है 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में यहाँ पे क्या था, तो दोस्तों यहाँ पे 1944 ईस्वी में सर्जेंट आयोग आया हुआ था, ठीक है, सर्जेंट आयोग आया हुआ था। और इसी आयोग के माध्यम से दोस्तों, इस आयोग में कहा गया था, सर्जेंट आयोग जिसको कहा जाता है 1944 में आया था। इस आयोग के माध्यम से इसमें एक बात यह खास थी कि इसमें कहा गया था कि 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, ठीक है। 6 से 11 वर्ष तक बच्चे को कितना क्या, तो निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। 1944 में यह नियम आया था जिसको सर्जेंट का अधिनियम, जिसका सर्जेंट आयोग कहा जाता है। यहाँ पर बात हो गई समझ में। अब हम लोग यहाँ पे आप जाते हैं दोस्तों, जब यहाँ पे इतना आया था तो 1900 दोस्तों, आप लोग भी एक बार इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद हम इसको हटाएंगे, इसके नेक्स्ट आप चलेंगे, ठीक है। तो हो गया, अब हम लोग चलिए आगे बढ़ाते हैं। 1948-49 में दोस्तों, 1948-49 में डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग आया हुआ था। 1948-1949 में डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग आया हुआ था, जिसका अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राधा कृष्णन ही थे, राधा कृष्णन ही थे। डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग आया हुआ था। और दोस्तों
जुलाई 1964 में कोठारी आयोग आया हुआ था। कोठारी आयोग इस आयोग का अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। तो क्या हो गया कि 1948-49 में कौन सा राधा कृष्णन आयोग आया था, जिसका अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राधा कृष्णन किए हुए थे। और जुलाई 1964 में कोठारी आयोग आया हुआ था, जिसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी किए थे। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी किए थे 1964 ईस्वी में। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और हम लोग सीखेंगे कि 1968 ईस्वी जब आया था 1968, तब यहाँ पे एक और नीति आया था जिसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, 1968 में एक नीति आया था जिसको कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस नीति के माध्यम से दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए यह नीति को लाया गया था। तो 1968 में कौन सा नीति आया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के प्रावधान किया गया था, जिसकी चर्चा दोस्तों आज हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 में 1968 में आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो दोस्तों इसमें कहा गया था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 21 में किया गया है। एक और आया था दोस्तों नीति, जिसको दोस्तों कहा जाता है 1986 में एक और नीति आया था जिसको कहते हैं न्यू शिक्षा नीति। ठीक है, नई शिक्षा नीति 1986 में आया था। और इस शिक्षा नीति के माध्यम से दोस्तों इन्हीं सारी शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे भारत देश में है सो शिक्षा का प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे इस प्रकार से विकास हुआ था, जो दोस्तों हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से अब पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार इसी भारतीय शिक्षा का उदय एवं विकास को एक बार रिविजन करवा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव आया था, जो दोस्तों उसी समय से हमारे भारत देश में शिक्षा का उदय हुआ। उसके बाद दोस्तों 1854 इसमें लॉर्ड चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक निर्देशित पत्र आया था, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और दोस्तों कहा जाता है 1882-83 ईस्वी में, ठीक है, 1882-83 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में एक हंटर आयोग को लाया गया था। 1882-83 में कौन सा? डब्ल्यू हंटर के अध्यक्षता में हंटर आयोग को लाया गया था। 1904 ईस्वी में दोस्तों 1904 ईस्वी में हमारे भारतीय विश्वविद्यालय की अधिनियम आया था। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम सर टॉमस रैले के नेतृत्व में आया था। और 1913 ईस्वी में दोस्तों सरकारी प्रस्ताव आया हुआ था। 1913 में सरकारी प्रस्ताव आया था। और 1917 और 19 में दोस्तों 1917-19 में सेंट्रल विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। तो 1917-19 में सेंट्रल विश्वविद्यालय अधिनियम आया हुआ था। और 1929 में दोस्तों सर फिलिप हटर्गी की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में सर फिलिप हटर्गी की अध्यक्षता में हटर्ग आयोग लाया गया था। कौन सा? हटर्ग आयोग लाया गया था। अब नेक्स्ट दोस्तों 1944 में एक सर्जेंट आयोग लाया गया था। ठीक है, 1944 ईस्वी में सर्जेंट आयोग लाया गया था, जिसमें कहा गया था 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। और दोस्तों उसके बाद 1948 कहाँ गया? 1948-49 में दोस्तों राधा कृष्णन आयोग आया था। ठीक है, 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग आया था, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर राधा कृष्णन किए हुए थे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जुलाई 1964 में कोठारी आयोग आया हुआ था, जिसका अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। और अंतिम दोस्तों 1986 में नई शिक्षा नीति नियम को लाया गया था। तो दोस्तों ये था हमारे भारत देश में शिक्षा का उदय एवं विकास।
यहाँ तक दोस्तों हम लोग 1986 तक सारा भी जो भी जितना भी नियम कानून था शिक्षा के को लेकर के वे सारे चीज को हम लोग नीति नियम को अच्छी तरीके से आप जान चुके हैं। और इन सारी चीज को नीति नियम को दोस्तों इन बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग डिफिनेशन करके और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाद में पढ़ेंगे ध्यान से और धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों। हम लोग को उतना हड़बड़ी नहीं है, हम लोग को सीखना है और ऐसा नहीं है कि दोस्तों हम लोग सीखेंगे तो पूरा हड़बड़ी में सीखेंगे। हड़बड़ी का काम दोस्तों कहा जाता है गड़बड़ ही हमेशा होता है और हड़बड़ का काम दोस्तों गड़बड़ होता है, कभी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग को ज्यादा तेज भागने की जरूरत नहीं है, हम लोग आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे इन सारी चीज के बारे में। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक चौथा टॉपिक बच गया है कि भारत में, ठीक है, भारत में 3 समाचार पत्र का इतिहास। इस टॉपिक का हम लोग चलिए आगे अब कवर करते हैं। टॉपिक नंबर 4, ठीक है, हम लोग दोस्तों 3 टॉपिक को क्लियर कर लिए, 1, 2 और 3। इन सारे टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। अब अंतिम टॉपिक हम लोग का आज का अंतिम टॉपिक दोस्तों चौथा टॉपिक, जिसको हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से, आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो तो बताओ, मैंने कभी कहा था 1799 के बारे में हम लोग एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे क्या? 1799 के बारे में हम लोग एक और चीज पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग का समय यहाँ पे 1799 का बारे में पढ़ने का एक और चीज यहाँ पे मौका आ गया, टाइम आ गया है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से एक बार आप कान पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सच में पढ़ रहे हो, आप लोगों में पढ़ने की क्षमता है और जुनून है, तो दोस्तों आप लोग बताओ 1799 में हम लोग कौन सा चीज को पढ़े थे और कौन सा युद्ध हुआ था। अगर आप लोग दोस्तों सच में जानते हो और अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, जुनून है, तो दोस्तों आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना। और जानते हो तो जरूर दोस्तों, जानते हो तो जरूर बताओ, नहीं जानते हो तो भाई उसमें भी बताओ कि हम लोग का दिमाग उसमें तुरंत एक बार सेव नहीं लिया है, नेक्स्ट बार हम लोग को सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, तो 1799 में दोस्तों आप लोग को कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि कौन सा युद्ध हुआ था, जो कि दोस्तों हम लोग इसी वीडियो में पिछले बार पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि 1799 में सबसे पहली बार भारतीय समाचार पत्र के लिए प्रक्षेपण प्रस्ताव आया था। ठीक है, भारतीय समाचार पत्र के लिए प्रक्षेपण प्रस्ताव कब आया था? 1799 में आया था सबसे पहली बार। दोस्तों ध्यान से सुनो, देखो, पढ़ो, ठीक है, मेरी आवाज को सुनो। मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए तो लिखता हूँ, बाकी बात जो भी है सारी चीज को मैं ध्वनि के माध्यम से आप लोगों को मैं आप लोगों को अपनी ऊर्जा निकाल करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि 1799 में क्या हुआ था। कौन सा? तो भारतीय समाचार पत्र का प्रक्षेपण अधिनियम 1799 में सबसे पहली बार आया था। तो और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1827 में अनुज्ञापित नियम आया था। ठीक है, 1827 में अनुज्ञापित नियम आया था। और एक और दोस्तों 1857 में भी एक और इसी में 1827 1857 में अनुज्ञापित नियम 2 बार आया था, 1827 1857 में। अब ये अनुज्ञापित नियम होता क्या है? तो दोस्तों आप लोग इंतजार कीजिए, मैं आप लोगों का अनुज्ञापित नियम क्या है, ये क्या है, सारी चीज को मैं आप लोगों को बताऊंगा। समाचार पत्र से ये रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक दूर तक शेयर कीजिए और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं अपने इस ग्रुप के साथ दोस्तों जरूर हमें जुड़े रहिए। तब दोस्तों मैं आप लोगों को इन सारी चीज को, आप लोगों को एक समय ऐसा आएगा, इन सारी चीज को ऐसे आप लोग बिना रुके, बिना पेन चलाए हुए दोस्तों, बिना सोचे समझे बेधड़क जवाब दोगे कौन सा नियम कि 1827 में कौन सा अनुज्ञापित नियम आया था और 1799 में सबसे पहले समाचार पत्र प्रक्षेपण आया था। तो क्या उसमें था या नहीं था, सारी चीज के बारे में डिटेल अच्छी तरीके से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत देश में सबसे पहले समाचार पत्र का उदय कब से हुआ? तो दोस्तों 1799 से हुआ। और शिक्षा का उदय कब से हुआ? तो 1835 से हुआ। तो दोस्तों ये सारी चीज हम लोग को अच्छी तरीके से याद रखना है।
अब यहाँ पे हो गया। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 1853 और 57 हो गया। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1835 में दोस्तों, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे 1835 में, अभी 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 हम लोग सीखे ना कि 1835 में ऐसे सबसे पहले शिक्षक, भारतीय शिक्षा का उदय हुआ था 1835 में। और उसी समय दोस्तों हमारे भारत देश में भारतीय समाचार पत्रों का, समाचार पत्र की स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। ठीक है, भारतीय समाचार पत्र की स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था 1835 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा हम लोग दोस्तों, ईस्वी यहाँ पे 1835 में शिक्षा का उदय, और इसी में 1835 में ही भारतीय समाचार पत्र का स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। अब यहाँ 1867 ईस्वी में दोस्तों समाचार पत्र का पंजीकरण अधिनियम को लाया गया था। समाचार पत्रों की पंजीकरण अधिनियम कब 1867 ईस्वी में लाया गया था? ध्यान से सुनो और दोस्तों समझो। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, हम लोग दोस्तों सिर्फ डिफिनेशन नहीं अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ अभी टॉपिक को जान रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा प्रस्ताव, कौन सा नियम अधिनियम आया हुआ था। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी अब इतना सारी चीज पढ़े हैं। 1867 में समाचार पत्र पंजीकरण अधिनियम आया था, और 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार, यहाँ पे दोस्तों समाचार पत्र में ध्यान से सुनना, क्योंकि एक ही नाम के जैसा ऐसा बहुत सारा नाम है जो दोस्तों दिमाग को कंफ्यूज कर देगा। जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े समाचार पत्र पंजीकरण अधिनियम, अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम। ठीक है, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम, इस अधिनियम का जो 1878 में आया था, इस अधिनियम को दोस्तों वर्नाक्यूलर, ठीक है, कौन सा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। ध्यान से सुनो दोस्तों, मैंने क्या कहा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, जो 1878 ईस्वी में भारतीय भाषा समाचार पत्र के अंतर्गत आया हुआ था। तो कौन सा 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, जिसको दोस्तों भारतीय भाषा समाचार पत्र कहा जाता है। आगे बात समझ में आ है यहाँ पे हमारे सामने कि नेक्स्ट क्या है, 1908 ईस्वी। यहाँ पे 1908 ईस्वी में दोस्तों समाचार पत्र अधिनियम आया था। हम लोग यहाँ पे 1867 में क्या पढ़े, 67 में क्या पढ़े, समाचार पत्र पंजीकरण अधिनियम, और यहाँ पर सिर्फ हम लोग 1808 में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे है कि समाचार पत्र अधिनियम 1908 में आया था। ठीक है, समाचार पत्र अधिनियम, बस दोस्तों हल्का सा चीज है यहाँ पे। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है, ये हल्का सा चीज है। कब आया था समाचार पत्र अधिनियम? तो 1908 में एक प्रस्ताव आया था, और 1910 में दोस्तों एक और प्रस्ताव आया था, जिसको कहा जाता है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। और 1910 में आया था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से सुनो, कब? तो 1910 ईस्वी में और भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया था। और एक और दोस्तों 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में सप्रू, ठीक है, सप्रू समिति आया था। सप्रू समिति आया हुआ था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में सप्रू समिति आया हुआ था। और एक और दोस्तों यहाँ पे 1931 ईस्वी कहा जाए तो यहाँ पर भी एक और आया हुआ था। यहाँ पे आया क्या था, जैसे दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या कि भारत, यहाँ पे 1867 में समाचार पत्र पंजीकरण अधिनियम, 1878 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम, जिसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम, 1910 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, 1921 में सप्रू समिति नियम, और 1921 में दोस्तों भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी है, जो 1910 में था। ठीक है, 1910 में क्या था, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। उसी प्रकार से यहाँ पे 1921 में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे था संकटकालीन शक्तियों के लिए आया था। ठीक है, 1931 में यहाँ पे जो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया था, यहाँ पे आया था 1921 में, इसको भी वही नाम था भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। लेकिन दोस्तों यह था संकटकालीन शक्तियों के लिए यहाँ पे आया था। ठीक है, कौन सा, तो संकटकालीन शक्तियों के लिए आया हुआ था। और अंतिम दोस्तों यहाँ पे 1947 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में समाचार पत्र जांच समिति आया हुआ था। समाचार पत्र जांच समिति,
समाचार पत्र जांच समिति 1947 में आया हुआ था। तो दोस्तों हम लोग पूरी अच्छी तरीका से पूरे टॉपिक वाइज टॉपिक एक जरा सा भी एक पॉइंट भी नहीं छोड़े हैं, उन सारे चीज को दोस्तों हम लोग कवर करनी 4 टॉपिक को। तो पहला टॉपिक हम लोग चौथे टॉपिक को ये बना और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1799 में समाचार पत्र का प्रक्षेपण आया था। 1823 और 1857 में अनुज्ञापित नियम आया था। 1835 में भारतीय स्वतंत्रता भारत समाचार पत्र की स्वतंत्रता प्राप्त के लिए प्रस्ताव आया था। 1867 में पंजीकरण समाचार पत्र पंजीकरण अधिनियम। 1878 में भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम, जिसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। और 1908 ईस्वी में दोस्तों समाचार पत्र अधिनियम आया था। और 1910 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया था। 1921 ईस्वी में दोस्तों सप्रू समिति आया था। 1921 ईस्वी में सप्रू समिति आया था। 1931 ईस्वी में दोस्तों यहाँ पर 1931 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम आया था, जिसको आधुनिक संकटकालीन शक्तियों के लिए आया था। ठीक है, संकटकालीन शक्तियों के लिए 1931 में एक भारतीय समाचार पत्र आया था अधिनियम। और 1947 में समाचार पत्र जांच समिति को लाया गया था। तो इन सारी चीज को दोस्तों हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग 4 टॉपिक आज की इस वीडियो में हम लोग 4 टॉपिक को पढ़े। काफी लंबा वीडियो हमको लगता है बन चुका है, लगता है 40-45 मिनट बन चुका है वीडियो। और लेकिन दोस्तों इसमें हम लोग 4 टॉपिक को कवर कर लिए हैं। भारत में यूरोपियों का आगमन, भारत में ऐसे ब्रिटिश शक्ति का शक्ति विस्तार, और भारत में शिक्षा का उदय एवं विकास, और 4था टॉपिक भारतीय समाचार पत्र का इतिहास कि किस प्रकार से हुआ था। एक और चीज मैं आप लोगों से एक चीज मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो हम लोग अभी भारतीय समाचार पत्र का इतिहास जो पढ़ रहे हैं ना, आप जानेंगे कि बोलेगा कि सर ये सब क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत एग्जाम में इन सारे चीजों से नहीं पूछा जाता है। अब पूछा जाता है समाचार पत्र से, लेकिन कौन ये सारी चीज नहीं पूछा जाता है। अधिनियम प्रस्ताव नहीं पूछा जाता, बल्कि पूछा जाता है कि ये समाचार पत्र कब लाया गया, ये समाचार पत्र कब लाया गया। तो उसके लिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए कम से कम लगता है 60 ऐसे समाचार पत्र बताऊंगा जो 1947 से पहले आ चुका है। ठीक है, 1947 से पहले आ चुका है 60 समाचार ऐसे पत्र मैं आप लोगों को बताऊंगा। अर्थात हमको बहुत लंबा लिस्ट बना करके लावेंगे। ठीक है, जिस दिन भी लावेंगे दोस्तों बहुत लंबा लिस्ट लेकर के आवेंगे, कम से कम 60 समाचार पत्र। और उसमें दोस्तों हम लोग एक समाचार पत्र में 5 क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। अर्थात उस दिन दोस्तों हम लोग 300 क्वेश्चन, ठीक है, 300 क्वेश्चन समाचार पत्र से पढ़ेंगे। अर्थात आप लोग समझ ही सकते दोस्तों कि हम लोग लंका लिस्ट को पढ़ेंगे। और लंका लिस्ट में दोस्तों 10 लाख का नगद, ठीक है, 10 लाख का गहना और 10 लाख का कारतूस जरूर चाहिए ही चाहिए उस दिन। ठीक है, 10 लाख का नगद, 10 लाख का नगद, 10 लाख का गहना और 10 लाख उधार दोस्तों हमको तो जरूर से जरूर चाहिए। अगर आप लोग दोस्तों देना चाहते हो तो दोस्तों मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए अपनी इस सारे वीडियो को, ताकि दोस्तों आप लोग के साथ साथ आपके दोस्त भी इन सारी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और जो दोस्तों जो मैं आप लोगों से जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि वो 60 ऐसे समाचार पत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एग्जाम में बहुत बार इन सारी की चर्चा किया जाता है। कब से? और वो भी 1947 से पहले आया हुआ है इन सारे समाचार पत्र का लाया गया है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग अब यहाँ पे समाप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से फिर एक बार नम्र निवेदन करता हूँ कि दोस्तों आप लोग इस चैनल पर फर्स्ट बार आए हुए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर कीजिए, जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर से जरूर कीजिए। आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी उन सारी चीज को दोस्तों मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब इन शुरू से अंत तक सुनने के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।